तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 14 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं जीके जीएस और साइंस के, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि डिटेल में हम आपको जानकारी देते हैं। आपको पता है आज के जो प्रश्न भेजे हमें राहुल प्रजापति जी ने, अनूप गुर्जर जी ने और रेखा मिश्रा जी ने, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल प्रजापति जी के 81 नंबर है, रेखा मिश्रा जी के 72 है और अनूप गुर्जर जी के 77 नंबर आज आए हैं। ठीक है, आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। आपसे निवेदन है और कृपया क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सेंड करने का प्रयास कीजिए क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं तो उनके आंसर लिखने में हमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर भी बताने वाले हैं जिससे आपको कट ऑफ का भी अंदाजा लग जाएगा। आज की कट ऑफ क्या जा सकती है इस शिफ्ट की, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके जीएस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आज आया था, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। ऑप्शन में चंबल नदी दी गई थी। अब इसे आप एमपी जीके का भी प्रश्न कह सकते हैं और इंडिया जीके का भी प्रश्न कह सकते हैं। तो चंबल आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, चंबल नदी यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है और पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य के महू के दक्षिण में विंध्य रेंज से यह निकलती है। यह उत्तर से दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में बहती है। इसका उद्भव और अंत भारत के क्षेत्र में ही होता है और यही आपसे पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से निकलती है और भारत में ही समाप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, यह आपसे पूछा गया है। तो राजा घनानंद जो थे वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। क्वेश्चन आज ज्यादा है इसलिए स्पीड थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, इस महापद्म वंश के नाम जो इसकी स्थापना किसने की थी, तो महापद्म वंश पद्मनंद ने जो है इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इस पूरे राजवंश को नंद वंश कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इनका इस राजवंश का नाम नंद वंश पड़ा था। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा कौन था, तो घनानंद जो है वो इस वंश का अंतिम राजा था। इसी को अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की नींव डाली थी। आगे बढ़ते हैं। इस वंश में कुल 9 शासक थे, ये भी पूछा जा सकता है आगे क्योंकि आजकल बहुत ही डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, कर्नाटक आपकी नृत्य शैली से आज बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इस बार जो है एग्जाम का लेवल इस शिफ्ट का थोड़ा सा अप मिला है, थोड़ा सा कठिन लेवल की यह शिफ्ट आई है। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जहां तक मेरा मानना है कि इसमें 6 सदस्य होते हैं। ठीक है ना, तो 6 सदस्य इसके जहां तक होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अगली वाली वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको हम जानकारी दे देंगे। ठीक है, और अभी इसका आंसर आपको 6 मानना है। अगला है सीबीआई का वर्तमान डायरेक्टर कौन है, तो प्रवीण सूद जो हैं वो वर्तमान में सीबीआई के वर्तमान डायरेक्टर हैं। ठीक है, देखिए ये करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए, केंद्र सरकार ने रविवार यानी कि 14 मई को, तो 14 मई का अभी 2-3 महीने पहले का ये क्वेश्चन है, 14 मई को सीबीआई के निदेशक के रूप में कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को नियुक्त किया है। ठीक है, इससे पहले ये कर्नाटक में डीजीपी थे। सूद अगले 2 साल के लिए सीबीआई के चीफ होंगे। मौजूदा सीबीआई प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को पूरा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में प्रवीण सूद जो है वो यहाँ पर इनका स्थान ग्रहण करेंगे। तो सुबोध कुमार जायसवाल के बाद में प्रवीण सूद ने इनका स्थान ग्रहण किया है। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए इसलिए इसका जो है आंसर हम आपको नहीं बता पाए। फिलहाल 6 मान लीजिए। टेलीग्राम चैनल में हम थोड़ी देर में अपडेट कर देंगे, पूरा डिटेल में इसकी जानकारी हम वहाँ पर दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो पानी के द्वारा जो बल ऊपर की ओर लगाया जाता है उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जानकारी देख लीजिए थोड़ी सी। किसी तरल यानी द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी वस्तु के द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका साइंस का प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जंतु संघ ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, तो कॉकरोच जो है वो संघ ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। चलिए, संघ ऑर्थोपोडा के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। संघ ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ है। अब यहाँ से आगे प्रश्न बन सकता है, ये आपसे एग्जाम्पल आगे पूछे जा सकते हैं। तो कॉकरोच, झींगा, केकड़ा, बिच्छू, मक्खी, सेंटीपीड, टिक्स और घुन, ये जो है ये संघ ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। बाकी आपको बता दें भाई, कल कोई एग्जाम नहीं है, किसी भी फेक एग्जाम एनालिसिस के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है ना, नहीं कल तो कोई एग्जाम है ही नहीं। कल हम आपके लिए 3 वीडियो लेकर के आने वाले हैं जिसमें आपकी हम नदी और झीलों को कवर करने वाले हैं। कौन सी नदी कहाँ से निकलती, कहाँ समाप्त होती है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 प्रश्न डेली देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हम आपका ये कवर करने वाले हैं, एक आपका हम नृत्य वाली वीडियो कवर करेंगे
जो लोक नृत्य हैं डीपली से डीपली आपके कर्नाटक के लोक नृत्यों को हम कल कवर जरूर करेंगे, ठीक है। तो लोक नृत्यों से भी 3 प्रश्न लगभग आ रहे हैं और तीसरी वीडियो कौन सी लेकर के आए ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो आपके जो आपका उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में देखा जाता है सिंधु नदी के आसपास में, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या था, तो सड़कें जो हैं वो ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी और चौकोर पर एक दूसरे को काटती थी। 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को काटती थी, ठीक है। इसके बाद खुदाई के दौरान पाए गए पौधों के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हड़प्पावासी गेहूं, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों का उत्पादन करते थे। तो ये आपके ऑप्शन में दिया गया था कि गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे कि नहीं, तो बिल्कुल गेहूं और जौ का ये लोग उत्पादन करते थे, ये बिल्कुल सही है। और आपका जो है सड़कें चौकोर पर काटती थी, यानी कि ये भी आपका बिल्कुल सही है। एक नालियों के बारे में पूछा गया था कि वहाँ की नालियाँ जो है जल व्यवस्था सुव्यवस्थित थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो आपका आंसर होगा वही जो आपका ऑप्शन दिया गया होगा वही आपका आंसर होगा। भारत का पहला प्रेसिडेंसी बैंक कब बना था, तो 1840 में भारत का पहला प्रेसिडेंसी बैंक बना था। देखिए कौन सा था, तो बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बनाया गया था और जल्द ही 1843 में बैंक ऑफ मद्रास के द्वारा जो बैंक ऑफ मद्रास को भी इसमें शामिल कर लिया गया। बैंक ऑफ बंगाल के साथ उन्हें प्रेसिडेंसी बैंकों के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन पहले की बात करते हैं तो पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1840 में बना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए खुला बाजार परिचालन किसको दर्शाता है, ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इकोनॉमिक्स वाली वीडियो हमने बना करके डाली है भाई, दोनों वीडियो देख करके जाना, सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, वो वीडियो आपको जरूर देख करके जाना है क्योंकि इकोनॉमिक्स से 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं उनके खरीद फरोख्त को हम खुला बाजार परिचालन कहते हैं। देखिए कुछ जानकारी, तो खुला बाजार परिचालन जिसे हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो OMO कहते हैं, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री और खरीद से संबंधित है। यह वर्ष के माध्यम से तरलता की स्थिति को सुचारू रूप और ब्याज दर एवं मुद्रास्फीति की दर के स्तर पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले प्रयोजनों में से एक है। मुख्यतः आपको यह याद रखना है कि जो खुला बाजार जो आपका परिचालन है वो सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों के खरीद फरोख्त से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन तो पता नहीं है हमें क्योंकि बहुत बड़ा ऑप्शन दिया था, लेकिन मुद्रा आपूर्ति के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। मुद्रा आपूर्ति से मनी सप्लाई कहते हैं किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा पैसे की मात्रा होती है, यानी कि जितनी उस समय किसी देश के पास में जितनी पूरी मुद्रा उपस्थित होती है उसी को हम जो है मुद्रा आपूर्ति कहते हैं, ठीक है। इसका माप अर्थव्यवस्था में प्रयोग हो रही मुद्रा और बैंकों में जमा पैसों के जोड़ से होता है। यानी कि अगर कोई हमारा जैसे भारत देश है, भारत देश अमेरिका के साथ में व्यापार कर रहा है, तो अमेरिका के साथ में जितना पैसा फ्लो हो रहा है उसको भी ऐड किया जाएगा और बैंकों में जितना पैसा जमा है उसको भी ऐड किया जाएगा और इस दोनों को मिला करके जो है आपकी मुद्रा आपूर्ति तय की जाती है। यानी कि टोटल आपके पास में कितना पैसा है इसको हम मुद्रा आपूर्ति मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 400 डेज ये किसकी पुस्तक है, तो चेतन भगत की पुस्तक है 400 डेज। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, MP पटवारी में पूछा गया था, इसीलिए आपसे कह रहे हैं MP पटवारी वाले और वनरक्षक वाले एग्जाम पेपर को जरूर देख करके जाइएगा। सारे एग्जाम पेपर एक साथ में कंपाइल करके टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं जिसकी लिंक हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं, देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बेस्ट सेलिंग लेखक चेतन भगत ने गुरुवार को अपनी पुस्तक 400 डेज का ट्रेलर लॉन्च किया है। करंट अफेयर का प्रश्न है, ठीक है। वेस्टलैंड द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज्ड मर्डर के बाद केशव सौरभ श्रृंखला की तीसरी कहानी है और ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसलिए यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। 400 डेज जो है चेतन भगत की पुस्तक है। आपको अगर पुस्तक के बारे में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और ऑप्शन में अगर चेतन भगत दिया है तो भाई यहाँ पर 80 to 85% चांस होता है कि वो चेतन भगत की ही पुस्तक पूछेगा। व्यापम का फेवरेट है चेतन भगत, ठीक है। तो चेतन भगत की किताबों को ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हरिजनों को अछूतों के रूप में किसने संदर्भित किया है, जिसका अर्थ है ईश्वर के बच्चे। यानी कि हरिजन जो है उनको पहले अछूत माना जाता था, लेकिन किसने ऐसा कहा है कि भाई हरिजन जो है वो अछूत नहीं है बल्कि वो ईश्वर के बच्चे हैं, तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा है। देखिए तो उसी दौर में जो पहले का दौर था, दलित समुदाय के लोगों को अस्पृश्य या अछूत कहकर के संबोधित करने को महात्मा गांधी ने गलत बताते हुए कहा कि हरिजन यानी भगवान के बच्चे की संज्ञा दी गई है। पहले हरिजनों को अछूत कहकर संबोधित किया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और कहा कि हरिजन जो हैं वो भगवान के बच्चे होते हैं।
अगला प्रश्न देख लीजिए, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भारत पर आक्रमण करने आया था, और आपको पता है नेपोलियन हर जगह आक्रमण करने के लिए तत्पर रहता था। मतलब वो ज़्यादातर अपने राज्यों में कम लड़ाइयाँ किया करता था, अपने आस पड़ोस के राज्यों में कम लड़ाइयाँ करता था, बल्कि वो बाहर की जो राज्य होते थे, मतलब दूर दराज के जो राज्य हैं उनमें जो है आक्रमण करने के लिए जाना जाता था, और सेम टू सेम यही कार्य नादिर शाह करता था। और आपको पता होगा नादिर शाह जो है उसने शाहजहां का मयूर सिंहासन यहाँ से छुड़ा लिया था, और शाहजहां के मयूर सिंहासन को नादिर शाह ही लूट करके अरब देश ले गया था। ठीक है, चलिए अब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये बताना है कि भाई समुद्रगुप्त को किसकी संज्ञा दी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत जो भाग है वो महासागरीय भाग है? सही आंसर है 70% भाग आपका पृथ्वी का महासागरीय भाग है। देखिए पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से घिरा हुआ है, या विभिन्न रूपों जैसे महासागरों, नदियों, झीलों, हिमनदों और बर्फ की चादरों में घिरा हुआ है। पृथ्वी का सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है, और महासागरों में पृथ्वी के कुल जल का लगभग 96.5% पाया जाता है। यानी पृथ्वी पर अगर आपका 100% जल है, मान लीजिए 100 जल है, तो उसका 96.5% जो जल है वो महासागरों में ही पाया जाता है। इसका आंसर 70% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटॉल में कौन सा रसायन पाया जाता है? इसमें से एक रसायन का नाम दिया था, एक का आपका पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा क्लोरोक्रिस्लेनोल। ठीक है, क्लोरोक्रिस्लेनोल जो है वो डिटॉल में पाया जाता है। बाकी के और कौन सा रसायन है देख लीजिए। तो डिटॉल में सक्रिय तत्व क्लोरोक्रिस्लेनोल है। इसमें डिटॉल के समग्र मिश्रण का 4.8% यही जो रसायन है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा चीड़ का तेल होता है, आइसोप्रोपेनॉल होता है, अरंडी का तेल होता है, साबुन और पानी से जो है मिला करके आपका डिटॉल बनाया जाता है। ठीक है, तो डिटॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई। ये आपका यहाँ पर मिला रहता है, इसके साथ में आइसोप्रोपेनॉल भी मिला रहता है। इसमें से एक का नाम दिया था और एक का नाम आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगर सेम टू सेम भाई यही पेपर है तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थोड़े बहुत प्रश्न नहीं बताते हैं। जितने प्रश्न हमारे पास में आते हैं, भले ही वीडियो थोड़ी लेट आती है, लेकिन प्रश्न आपके पास में पूरे आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मिला है, क्षेत्रराजन किस संगीत के गायक हैं? अब ये एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाया है। अब कुछ लोगों ने बताया कि ये प्रश्न आया था सेम टू सेम यही, लेकिन क्षेत्रराजन नाम के जो है गायक यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं, काफ़ी सर्च करने के बाद में भी। अगर आपको मिले तो बताइए। अगर ऑप्शन में कर्नाटक शैली दी गया है तो कर्नाटक ही आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं नृत्यों से, और 5 के 5 प्रश्न कर्नाटक नृत्य शैली से पूछे गए हैं। वो ऐसा ही करते हैं, एक जो है नृत्य शैली को उठा लेते हैं, वहां से ज़्यादा प्रश्न बनाते हैं। तो कर्नाटक अगर ऑप्शन था तो कर्नाटक आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकर्षण बल अधिकतम किस में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, ऐसे पूछा गया था। तो ठोसों में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, आपने देखा भी होगा। देखिए गैसों में आकर्षण बल सबसे कम होता है, क्योंकि गैसों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस तुरंत फैल जाती है। और ठोस के अणु बिल्कुल पास में होते हैं, आपने देखा भी होगा कि ठोस के अणु एकदम पास में होते हैं, इस वजह से जो है ठोसों में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए इसी वजह से जो ध्वनि है, ध्वनि की सबसे ज़्यादा तीव्रता आपको ठोसों में ही देखने को मिलती है। हवा के कंपेयर में ठोसों में काफ़ी तेज गति से ध्वनि गमन करती है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और ठोसों के जो अणु होते हैं पास पास होते हैं, तो पर्याप्त माध्यम मिल जाता है, इसलिए वो तेजी से गति करती है। किस नृत्य की विशेषता विस्तृत हेड ड्रेस है? तो कुचिपुड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी की विशेषता है विस्तृत हेड ड्रेस। देखिए कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, या पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा था। इसे कुचेलपुर गांव भी कहते हैं। ये कुचेलपुर वाला प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं। और ये जो आपको ऊपर शब्द बताए गए हैं हेड ड्रेस, ये हेड ड्रेस आपको कुचिपुड़ी नृत्य में ही देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तिल्लाना संगीत उत्तर भारत के किसके समान है? तो जैसे आपका तिल्लाना संगीत है कर्नाटक में, वैसे ही उत्तर भारत में तराना है। तो तिल्लाना की बात करते हैं तो उत्तरी भारत में प्रचलित जो तराना शैली है उसी के समान कर्नाटक संगीत में तिल्लाना शैली होती है, या भक्ति प्रधान गीतों की गायन शैली होती है। तो जैसे उत्तर भारत में तराना है, वैसे ही दक्षिण भारत में तिल्लाना है। ठीक है, ये कंपैरिजन आपसे पूछा गया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैथ्स में आज क्या क्या पूछा गया है। एग्जैक्ट प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए थे। तो आयत और वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था, समान क्षेत्रफल दिया गया था, एक की भुजा दी गई थी, फिर इनका परिमाप या फिर क्षेत्रफल ही कुछ ऐसा करके पूछा गया था। तो दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर किया गया था, आयत और वर्ग का। ठीक है, एक प्रश्न आपका वृत्त से भी पूछा गया था। वहीं बात करते हैं, एक प्रश्न आपका त्रिभुज से पूछा, एक प्रश्न आपका वृत्त से पूछा है। ज्योमेट्री से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, 2 प्रश्न आपके HCF से पूछे हैं,
हैं, 2 प्रश्न परसेंटेज से भी पूछे गए हैं। उसके बाद में करणी घातांक करनी से 1 प्रश्न पूछा गया है। विभाज्यता के नियम से 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें इस शिफ्ट में 21 से, 14 से, 8 से और 6 से विभाज्य करने के नियम पूछे गए थे। ठीक है, सुबह भी 21 से विभाज्य करने वाला नियम पूछा गया था। सुबह वाला भी वीडियो आपको देख लेना है, अगर आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, वहां पर भी हमने बिल्कुल डिटेल में सारे प्रश्नों को कवर किया। ठीक है, वहीं सीआई से बात करते हैं तो 4 से 5 प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट से और एसआई से 1 प्रश्न देखने को मिला है। प्रॉफिट लॉस से इस शिफ्ट में 1 ही प्रश्न मिला है। सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न है। मिक्सचर एलिगेशन से 2 प्रश्न, परसेंटेज से 1 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके एवरेज के देखने को मिले हैं, 2 प्रश्न आपके मेंसुरेशन से भी देखने को मिले हैं और मेंसुरेशन के सिंपल वाले प्रश्न थे, यानी कि आप अगर सीधे सूत्र पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 प्रश्न एवरेज से और 2 प्रश्न रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। मैथ आपका काफ़ी सरल आ रहा है। मैथ आप आसानी से, आपका 35 नंबर का अगर मैथ आ रहा है तो आप आसानी से 30 से 32 नंबर मैथ में ला सकते हैं। फिलहाल यही पैटर्न चल रहा है। कल 15 अगस्त है भाई, 15 अगस्त यानी कि 1 दिन का गैप होगा। इसके बाद में क्या पैटर्न चेंज होता है वो 16 अगस्त को पता चलेगा कि कितना क्या पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए लगातार चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिटेल में सॉल्यूशन केवल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलता है। रीजन की बात करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का 1 प्रश्न है। ब्लड रिलेशन के 5 से 6 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वही मेन टॉपिक डायरेक्शन से 1 प्रश्न है। आइदर और नाइदर नॉर से 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं। आइदर और नाइदर नॉर से आपके पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि वही या तो है या तो नहीं है जो प्रश्न होते हैं। नया टॉपिक आपका पकड़ रखा है, हमने 3 से 4 प्रश्न है। मिसिंग लेटर से 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। रैंकिंग से 3 प्रश्न है। मिरर और वाटर इमेज को मिलाकर के 6 से 7 प्रश्न पूछ रहे हैं और काफी सिंपल लेवल का है। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न हैं। सीरीज के 2 प्रश्न हैं। वर्णमाला के 2 प्रश्न हैं। साइलॉग के भी आपके 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं ऐसा करके जो प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न। ठीक है, कथन और कार्यवाही से भी 1 प्रश्न आपका पूछा गया है। अब भाई ये आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, इस वजह से उतना मतलब कि रीच नहीं हो पाती है। तो हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और व्यूज़ भी नहीं आया तो भाई क्या मतलब है ना। ये आपका फर्ज है कि आपको शेयर करना है, जितने भी आपके भाई मित्र बहन जो भी हैं इन सब के पास में इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, यही आपका जो है हमारे लिए मदद होगी। ओवरऑल की बात करते हैं तो जीके जीएस को मिलाकर के 22 प्रश्न पूछे गए थे। साइंस के 14 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें 7 से 8 प्रश्न आपके बायो के ही पूछे गए हैं। पादप जगत से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई, पादप जगत वाला वीडियो जरूर देख लेना। कल सुबह हमने अपलोड किया है टेलीग्राम में, आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मैथ की बात कर लेते हैं तो 33 प्रश्न मैथ के थे और लगभग 33 से 34 प्रश्न आपके रीजनिंग के भी देखने को मिले हैं। ठीक है, टॉप स्कोर की बात करते हैं। टॉप 5 स्कोर आपका 86, 84, 81, 77, 76, 67, 64। ये आज जो है टॉप 5 से 6 स्कोर देखने को मिला है। ठीक है, वहीं अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो इस शिफ्ट का कट ऑफ जो है, जनरल की बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में लगभग 72 से 73 नंबर इस शिफ्ट का कट ऑफ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टफ भी नहीं थी। मैथ रीजनिंग सिंपल था, जीके जीएस थोड़ा सा कठिन पूछा गया था। ठीक है, चलिए सजेशन की बात करते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा ध्यान देना है। लूसेंट का विविध भी आपको पढ़ करके जाना है, क्योंकि लूसेंट के विविध से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद में झीलों और नदियों का नया टॉपिक ऐड किया है, तो झीलों और नदियों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। कल झीलों और नदियों की वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। पादप जगत का हमारा वीडियो जो हमने बनाया है उसको आपको जरूर देख करके जाना है, और जो हमारी इकोनॉमिक्स वाली वीडियो है उसको भी जरूर देख करके जाइएगा, काफ़ी फायदा आपको वहां से मिलेगा। पटवारी के टाइम पर ही इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो बनाई थी, वहां से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज सुबह रेपो रेट पूछा था, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सब हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वहां पर समझाया है। तो उसको आपको देख करके जाना, सर्च करना इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन, वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसको जरूर देख करके जाना। ठीक है, बाकी अगर हम पीडीएफ की बात करते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ 24 घंटे बाद मिल जाएगी। और हमारा स्टडी मटेरियल का चैनल है फ्री स्टडी मटेरियल सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको पटवारी, आबकारी और वनरक्षक तीनों के पेपर एक साथ में कंपाइल करके मिल जाएंगे। और यहीं पर आपको मैथ की काफ़ी किताबें, जैसे कि राकेश यादव सर के क्लास नोट्स और भी बहुत सारी किताबें, पिनाकल की किताब, मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, सबकी किताब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है पीडीएफ फॉर्म में। इसको ज्वाइन कर लेना और डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आप सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भाई इतना हमने आपके लिए कर दिया। अब ये आपका फर्ज है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास में, क्योंकि बहुत कम रीच हो पाती है हमारे वीडियो की। शेयर करेंगे तो हमें भी जो है थोड़ा सा उत्साह मिलेगा और हम और तेजी से और मेहनत से आपके लिए कार्य करेंगे। उसके बाद वीडियो को और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना है। ठीक है,
बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। 2 प्रश्नों के आंसर रह गए हैं, उनको हम टेलीग्राम में बिल्कुल डिटेल में अभी तुरंत ही जाकर के अपलोड कर देंगे। दोनों टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आपको दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपसे निवेदन है कि अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं, कल सुबह 3 वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तीनों वीडियो देखने के बाद में आपके लगभग कुछ नहीं तो 9 से 10 नंबर क्लियर हो जाएँगे, 9 से 10 नंबर पक्के हो जाएँगे और दूसरे लोगों से 9 से 10 नंबर आप आगे बढ़ जाएँगे। एक-एक नंबर की बहुत दौड़ है, ठीक है? जिसके भी 72-73 नंबर आ रहे हैं, भाई तैयारी में लग जाओ क्योंकि फिजिकल के नंबर हैं, फिजिकल जितना अच्छा उतना आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे, ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।